साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में वादा किया था कि हम अपने साथियों को एक कॉमन जानकारी के लिए पैसा निवेश के लिए अच्छा साधन क्या है उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। तो इस वीडियो को करने में थोड़ी व्यस्तता के कारण देर हुई, इसके लिए पहले खेद है। पर इससे पहले आज हम एसआईपी के बारे में साझा करने के पहले एक चीज़ बात शेयर करना चाहता हूं कि जो 30 जनवरी 2026 को जो मार्केट में सोना चांदी और अन्य मार्केट में भी जो भारी गिरावट हुई है उसके बारे में थोड़ी जानकारी साझा करना उचित समझता हूं, क्योंकि जो साथी अभी अभी नए बाजार में नए निवेश करना शुरू ही किया था और सोना चांदी में उछाल देखकर हौसला बुलंद करना शुरू किया होगा, उसे यह गिरावट में हड़बड़ा कर बाजार से निकल जाना और अपना पूरा निवेश निकालने का मन भी बना लिया होगा कुछ भाई ने। तो ऐसे समय में हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पैसा की बहुत तत्काल ज़रूरत नहीं है और आपका पूंजी घाटे में चला गया है तो भी घाटे में बेचने या बाज़ार से निकलकर होशियारी नहीं पछतावा होगी, क्योंकि यही बाज़ार का गुण है, यही बाज़ार का हाल है, उसका नियम है। जिस भाव पर इसका बाज़ार चढ़ना और इसी क्रम में भाव धीरे धीरे नीचे उतरना, धीरे धीरे कंसिस्टेंसली होने से ही कंपाउंडिंग का फ़ायदा होता है। इसे एक तरह से सेल की तरफ रिएक्ट करना चाहिए। सेल में क्या होता है, कम पैसे में ज़्यादा सामान या गुड्स का मिल जाना। ठीक इसी प्रकार बाज़ार का गिरना निवेशक के लिए एक सेल है। तो यह एक मौका है। सेल में होता है कि कम पैसे में ज़्यादा सामान लेते हैं, तो इसमें भी आपको कम पैसे लगाकर ज़्यादा यूनिट किसी भी कंपनी का शेयर का ले सकते हैं। तो जानते हैं कि बाज़ार में खासकर जो कमोडिटी में 30 जनवरी के बाद ज़्यादा गिरावट आई, खासकर सोने चांदी में ब्लड बाथ हुआ। इसके बिंदुओं पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। ब्लड बाथ मतलब बहुत भारी मात्रा में 20 से 25%, 30% गिरावट होना। उसका मेन कारण है कि अमेरिकी फेडरल बैंक का गवर्नर जेरोम पावेल को अचानक हटाने की घोषणा ट्रंप साहब जो प्रेसिडेंट हैं कुछ दिनों से कर रहे थे। तो उसी का उसमें कारण था कि वो गवर्नर से रेपो रेट को कम करो, या वह व्यक्ति को ट्रंप की बातें उसको नहीं मान रहा था, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी कि आज कैपिंग वॉश की घोषणा हुई थी और अमेरिकी फेडरल बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त करने का फैसला ले लिया था। इस कारण से सोना चांदी के भाव में ब्लड बाथ जैसी गिरावट दिखे। कारण है कि निवेशक जो होते हैं वो समझ से फेर होते हैं कि यदि नया जो ट्रंप साहब चाहते हैं, जिनका कि बार बार मूड बदलता रहता है, पता नहीं यदि कैपिंग पास आते हैं तो हो सकता है वो केवल ट्रंप साहब की नीति के अनुसार काम करे। इस कारण से सोना का भाव में 9 से 12 से 15% तक और चांदी का ETF जो है 15 से 25% तक गिरावट देखने को मिला। दूसरा कारण बाजार भाव गिरने का एक और कारण हो सकता है कि सोना चांदी का मूल्य 6 माह से 1 साल तक लगभग 100 से 200-250% तक मुनाफा दे चुका था, और मेटल में ऐसा खास करके होता रहता है। तो हमने भी सोना चांदी में 200% से ज़्यादा का मुनाफा देखा, जो एक बबल बनने जैसा लग रहा था। इसी स्थिति में होता है क्या, जो बड़े निवेशक होते हैं वो अपना गेन, जो प्रॉफिट गेन है उसको निकालना चाहते हैं, और इसी हड़बड़ाहट में जो छोटे निवेशक, खुदरा निवेशक होते हैं, हड़बड़ा कर अपने पैसा को निकालते हैं और कम मूल्य में जाने के बाद भी वह घाटा लगा लेते हैं, उसको निकाल कर दूसरे एसेट में लगाया ना जा सके। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि यह भारतीय बाजार के लिए अंतिम बाजार का समय था, क्योंकि 1 फरवरी 2026 को भारत का बजट पेश हो रहा था और इसमें बाजार की अनिश्चितता के दौर में रहता है कि सरकार किस किस क्षेत्र में क्या क्या कटौती करेगी। इस कारण से ऐसा जो
हुआ है, खासकर कमोडिटी के रूप में। तो आज हम जो मूल रूप से चर्चा करेंगे कि एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी या म्यूचुअल फंड किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, और एसआईपी और म्यूचुअल फंड को कैसे, कहाँ और किस प्रकार से करना चाहिए, जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, मूलतः उस बारे में बात हम लोग साझा कर रहे हैं। एक होता है साथियों कि इन्वेस्टमेंट और एक होता है सेविंग। सेविंग क्या हुआ कि आप पैसे को धीरे धीरे जमा किए और उस पर एक 3 से 5% तक जो आपको मुनाफा मिलता है उसका ब्याज के रूप में, वो सेविंग के रूप में होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है पैसे से पैसे कमाना, यानी कि उसमें जो होता है पैसा का जो ब्याज फिर मूलधन बन करके वो पैसा बनते जाता है, और वो इन्वेस्टमेंट है आज 2 से 4 से 6 से 8 इस प्रकार से बढ़ता है। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों अलग चीज़ है। तो एसआईपी क्या है? एसआईपी भी एक म्यूचुअल फंड है और यह एक तरीका है। एसआईपी का फुल फॉर्म जैसे होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और यह जो है म्यूचुअल फंड में ही पैसा जमा होता है, परंतु यह एक तरीका है। यह तरीका क्या है कि आप डेली मंथली या वीकली के रूप में इसमें पैसा आप निर्धारित टाइम के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी या म्यूचुअल फंड क्या है? इसके तहत बहुत सारे कंपनी का जो शेयर होता है एक जगह एजेंसी के माध्यम से निवेश किया जाता है। और एसआईपी या म्यूचुअल फंड किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए? तो देखिए, दोनों सभी को करना चाहिए, लेकिन खास करके जो एसआईपी सिस्टम जो है म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने का, यह जो कम वेतनधारी या कम पैसे जिसके पास होते हैं उन व्यक्ति या परिवार के लिए ये ज़्यादा अच्छा सिस्टम है कि आप एक थोड़ा थोड़ा निर्धारित महीना में 200, 500, 1000 रुपये जमा करते हैं और लंबे समय में इसका कंसिस्टेंसली जमा करते हैं तो आपका फ़ायदा होता है। लंबे समय में बाज़ार बढ़ता है और आपका एक आदत सी बन जाती है कि उतना ही पैसा में आप पैसा जमा कर सकें। तो आप समझ गए एसआईपी क्या है। म्यूचुअल फंड एसआईपी जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो कि म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने का एक तरीका है। और म्यूचुअल फंड वह कंपनी का शेयर सभी एक बंच होता है, एक गुच्छा के रूप में होता है, एक बकेट होता है जिसमें आप पैसा निवेश करते हैं। और इसमें क्या है, किसे करना चाहिए? तो जो भी कम पैसे वाले हैं, जो लंबे समय के लिए पैसे को होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए एसआईपी म्यूचुअल फंड एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा जरिया है। तो ऊपर के बिंदु में बिल्कुल सरल एवं शुरुआती तरीके से बताने का काम किया मैं। पहला क्वेश्चन होता है किसी भी अनजान या जानकार व्यक्ति को कहाँ और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो हमारा उत्तर होगा कि इंसान को सबसे पहले यदि इन्वेस्ट करना है किसी भी क्षेत्र में तो नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका नॉलेज ही इन्वेस्टमेंट या किसी भी बढ़ोतरी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आपका नॉलेज यदि गेन अच्छा प्राप्त करता है तो आप हर एक क्षेत्र में अच्छे काम कर सकते हैं। तो पहला है कि आप नॉलेज में इन्वेस्ट करिए, उसके लिए आप थोड़ा कोर्स करिए, उसके लिए आप कंप्यूटर सीखिए, जो भी जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके लिए काम करिए, नॉलेज लीजिए, कुछ सीखिए और धीरे धीरे समझते हुए उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। फिर एक सवाल उठता है कि जब मार्केट में एफडी, गोल्ड या लैंड में जो हमारे बाप दादाओं ने, पुरखे ने अब तक जारी रखा था, उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? तो एफडी जो होता है फिक्स डिपॉजिट, एफडी जो बैंक हमसे पैसा लेकर के एफडी करती है उसमें 4 से 6 से 7.5% तक मोस्टली जाती है। और वह भी जितने भी बैंक जो है हमारा पैसा लेकर एफडी देता है या कुछ रेकरिंग लेकर पैसा देता है, वह सारे का सारा पैसा जो है किसी न किसी प्रकार से बाज़ार में जाती है, शेयर मार्केट में जाती है, म्यूचुअल फंड में करता है। तो हम बताना चाहेंगे एफडी या गोल्ड में पैसा एक निर्धारित दर के अनुसार जो मिलता है वह आपका जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेंसी है, उसको बीट नहीं कर पाता है। जैसे आपको 6% मिल रहा है तो आप महंगाई दर किसी भी हम लोग का 6 से 7% होता है, परंतु यह तो एक निर्धारित है। लेकिन शिक्षा और एजुकेशन के क्षेत्र में आपका जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई है,
10 से 20% तक हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एफडी या गोल्ड में हमें क्यों नहीं करना चाहिए। एक है कि लैंड में पैसा क्यों नहीं जमा करना है। तो लैंड में पैसा, आपको जो ज़मीन में पैसा होता है, रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए आपको एक मुश्त पैसे की ज़रूरत होती है। आपको 200 या 2000 या 500 या 5000 10,000 में कहीं भी ज़मीन नहीं मिलता है, तो आप उसमें नहीं जमा कर सकते हैं। दूसरी बात ये होता है कि इसमें कि लैंड में लिक्विडिटी का अभाव होता है। लिक्विडिटी मतलब होता है कि जब चाहें, अर्थात यदि आपके पास 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख का यदि ज़मीन है, उसमें पैसा इन्वेस्ट है, आपको ज़रूरत पड़ गई 2000 5000 1 लाख का, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको पूरे ज़मीन को बेचना पड़ेगा, और वह ज़मीन बेचने में एक लंबा समय लग जाता है, कम से कम 1 सप्ताह 2 सप्ताह, या कभी कभी होता है कम दर पर भी आपको बेचना पड़ जाए ज़रूरत के अनुसार। इसलिए उसका जो आप है लाभ हानि समझ गए होंगे। एफडी के लाभ और हानि भी हैं। एफडी के लाभ हैं कि आपको यदि गोल निर्धारित है, कम समय में आपके पास पैसा जो है एफडी है, और 1 साल 2 साल 3 साल तक यदि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप लक्ष्य के अनुसार, तो उसको एफडी में आप कर सकते हैं। उसका हानि यही है कि उसमें आपको जो है इन्फ्लेशन रेट कम मिलता है। और ज्वेलरी, गोल्ड या ज्वेलरी में भी सेव फिजिकल गोल्ड में करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड होता है उसमें मेकिंग चार्ज ज्वेलरी के रूप में जो होता है, मेकिंग चार्ज, डिजाइनिंग चार्ज और बहुत सारा रेट काटा जाता है। उसमें बार बार आपको टैक्स भी लग जाता है बेचने और ख़रीदने में। तो आप समझ गए होंगे कि एक एसआईपी जो है, वेतनधारी या जो भी पैसा कमा रहे हैं छोटे छोटे पैसे, उसमें एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करके लंबे समय में कंस्टेंटली आप यदि उसको रेगुलर करते हैं तो एक अच्छा खासा रकम जो आपको गोल रिटायरमेंट का हो, बच्चे का शादी का हो या पढ़ाई का है, उससे आप उससे निपट सकते हैं। अब एसआईपी में थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं कि एसआईपी जो है मूल्य रूप से 3 प्रकार का है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप यह संसेक में शामिल टॉप के 1 से 50 जो 1 से 100 to 100 कंपनी जो होता है वह लार्ज कैप में आता है। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, टिस्को, रिलायंस वगैरह, ये जो कंपनियां जो निर्धारित कंपनी है, जो कैपेबल कंपनी है, वो लार्ज कैप 1 to 100 आता है। उसमें साथियों होता क्या है कि यदि आप लार्ज कैप में लाते हैं तो उसका जो फ्लेक्सी रेट होता है, उतार चढ़ाव कम होता है, और वोलेटिलिटी कम होने के कारण उसमें कभी कभी देखा जाता है कि एक आपको निर्धारित एफडी जैसा रेट मिलता है, जो कि आपको 9 से 12% तक मिल जाता है। तो लार्ज कैप होता है कि उसमें आपको पैसा मिलेगा, लेकिन उसमें कम वैल्यूएबल होता है लंबे समय में। मिड कैप है जो 100 से लेकर 250 कंपनी जो देश का होता है उसमें मिड कैप में आता है। ये भी एक अस्थाई कंपनी होती है, और इसमें जो है वो वोलेटिलिटी थोड़ा लार्ज कैप से ज़्यादा होता है, और इसमें पैसा उतार चढ़ाव ज़्यादा होने के कारण पैसा अधिक बनने की भी संभावना होती है। और एक आता है स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप जो है इसमें 250 के बाद जितने भी कंपनी हैं वो सारा का सारा स्मॉल कैप का अंतर्गत आता है। इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, वोलेटिलिटी बहुत होता है, परंतु इसमें चांसेस भी ज़्यादा होते हैं पैसे को बनने के लिए। अब सवाल उठता है कि यदि हम पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट स्टॉक या शेयर बाज़ार में लगाकर पैसा ज़्यादा जल्दी कमा सकते हैं। तो साथियों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि शेयर बाज़ार में जो पैसा आप लगाते हैं वह केवल एक कंपनी या एक एजेंसी के में ही पैसा आपका लगता है, और उसमें इस कारण से उसमें रिस्क जो कैपेसिटी है ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपका पैसा ठीक है बढ़ता रहेगा, लेकिन यदि कंपनी लॉस में जाएगा तो आपका पैसा भी लंबे समय तक होल्ड में चला जाएगा, पैसा कम वैल्यू ख़त्म हो सकता है, या कंपनी यदि वो अच्छा नहीं किया तो आपका पैसा माइनस में भी जा सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि एक ही कंपनी है। पर यही यदि एसआईपी या म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा आप लगाते हैं तो 50 से लेकर 100 कंपनी में पैसा आपका लगता है। इसमें 2-4 कंपनी यदि कम परफॉर्मेंस का रहा तो भी आपका पैसा है कि और बल्कि दूसरे और जो कंपनी है अच्छा परफॉर्मेंस करने से पैसा एक
मिल जाता है और एक अच्छा खासा आपको रेट मिल जाता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड, और दूसरी बात होता है कि जो आप शेयर में पैसा लगाते हैं उसमें आपको एक कोई सलाहकार या वित्तीय सलाहकार नहीं होता है। यदि उसमें आपका नॉलेज अच्छा है, आप अच्छे उसको समझते हैं, उसका मार्केट वैल्यू जानते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में आपको ध्यान रखते हैं, समय समय पर ध्यान देते हैं, तो आपको ये ठीक है। वरना म्यूचुअल फंड ही अच्छा है SIP के माध्यम से। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको एक एजेंसी के माध्यम से, फंड एजेंसी होता है, आपसे 0.2 से 1% तक वो फंड एजेंसी आपको पैसा लेती है, जो कि एक कैपेबल आदमी होता है और जानकार आदमी होता है। वह आपके पैसे को बहुत सारे कंपनियों में लगाता रहता है और घाटा होने का लंबे समय में कम चांस रहता है। तो SIP और म्यूचुअल फंड में सभी कंपनी के लिए फंड मैनेजर जो होता है वो उसमें आपको ये भी बताता है कि कब पैसे आपका एक अच्छा ग्रोथ कर लिया है और अपना गोल के अनुसार पैसा निकाला जाए या भी और होल्ड किया जाए। इसमें आपको एक वित्तीय सलाहकार जो है मिलते रहता है। इस कारण से लोग SIP या म्यूचुअल फंड को चुनते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी SIP या इन्वेस्टमेंट अपने लक्ष्य गोल के अनुसार करना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है, कितना समय के लिए रखना चाहते हैं, आपको कितने टाइम में कितना पैसा की जरूरत होता है, उसको गोल निर्धारित के अनुसार उस फंड में, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को जो निर्धारण किया गया उसके अनुसार उसमें जमा करना चाहिए। क्योंकि उसके अनुसार से यदि लार्ज आपको 5 साल में पैसा निकालना है तो आपको लार्ज कैप में लगाइए, उसमें उतार चढ़ाव कम होगा, लेकिन एक अच्छा फिक्स एक तरह से कहा जाए उस तरह से आपका मार्केट रिएक्ट करता है और आपका पैसा सेव होगा ग्रोथ करके बाद में। फिर इसमें एक आता है कि यदि बुरा समय में आपको फैसला लेगा तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यदि स्मॉल कैप में पैसा होता है, आपका लक्ष्य 3 साल का है, तो स्मॉल कैप वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। इस अनुसार कहता है कि अपने गोल और लक्ष्य के अनुसार निर्धारण करना चाहिए, जो कि एक आपका फंड एजेंसी या एजेंट के रूप में आपको ज्ञान नहीं है तो आपको बताएगी। और SIP में सबसे बढ़िया एक होता है कि आपका अकाउंट से निर्धारित फिक्स टाइम में आपको बैंक कभी नहीं जाना पड़ेगा, न कभी कुछ देखना पड़ेगा। आपका टाइम टू टाइम पैसा आपके अकाउंट से स्वतः कट जाएगा जब तक आप उसको चलाना चाहें, जब तक आप उसको नहीं छेड़छाड़ करते हैं, जब तक आपको ज़रूरत ना हो, चलते रहेगा। अब इतना जानने के बाद यह भी बताना चाहूँगा कि आप यदि फंड मैनेजर के बिना भी आप अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं या फंड मैनेजर भी नहीं रखना चाहते हैं तो इसमें एक इंडेक्स फंड होता है। वो भी इंडेक्स फंड क्या होता है कि इंडेक्स फंड जो होता है जैसे बैंक का इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 का और सेंसेक्स का इंडेक्स फंड जो है उसमें टॉप 50 कंपनी देश के होते हैं और उसमें बंच होता है। ये भी किसी एक खास कंपनी की इंडेक्स रहता है, बना रहता है, 50 कंपनी रहता है और उसमें क्या है, जो 50 कंपनी के अंतर्गत जो कंपनियां बढ़िया परफॉर्म नहीं करती स्वतः उस कंपनी से उसको निकाल दिया जाता है और आपका टॉप 50 कंपनी में होने के कारण आपका पैसा परफॉर्म करते रहता है, क्योंकि अच्छे अच्छे कंपनी हैं। इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम लगता है। तो अब एक्सपेंस रेशियो एक नया शब्द आ रहा है, तो एक्सपेंस रेशियो है क्या? तो एक्सपेंस रेशियो साथियों, जो कंपनी आपको पैसा को इन्वेस्ट करने में जो रेगुलेटरी खर्च होता है, ऑफिस का कुछ लेन देन का, तो सब अपना उसका जो आदमी काम कर रहा है उसका पैसा जो खर्च होता है एक मिनिमम कॉस्ट होता है आपका 0.25 से लगभग 1% तक आता है, जो कि बहुत कम है और आपको पैसा को सेव भी करता है। अब सवाल उठता है कि किसी भी इन्वेस्टर को किस फंड से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे नया इन्वेस्टर है तो उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए। यदि नया इन्वेस्टर है तो आपको क्या है कि जिस प्रकार से अभी मार्केट गिरी है तो आप नए यदि आप लगा दिया स्मॉल कैप में, मिड कैप में, तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो आपका पैसा यदि 50,000 लगाए हैं या पैसा लगा हुआ 1 लाख 1 साल से और उसमें आपका यदि 50 का 30 हो जाए किसी न कारण से, तो आपको लगेगा कि पैसा मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो आपको हड़बड़ा कर पैसा निकाल सकते हैं और आप घाटा में चले जाएंगे। इसलिए कहता है यदि कोई नया इन्वेस्टर है तो उसको सबसे पहले लार्ज कैप में पैसा लगाना चाहिए। एक लार्ज कैप ले लीजिए, 3 गो ले लीजिए, एक लार्ज कैप ले लीजिए,
एक फ्लैक्सी कैप और एक मल्टी कैप लीजिए। लार्ज कैप में होता है बस आपका जो है 1 to 50 कंपनी है, जो बड़ा बड़ा कंपनी है, स्टेबल कंपनी है। फ्लैक्सी कैप होता है कि आपका लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये तीनों में 25% जाता है, और 25% जो होता है आपका जो फंड मैनेजर है उसके अनुसार से आपको फिक्स रहता है कि वही आपको अपने इच्छा अनुसार से काम करेगा। तो फ्लैक्सी समझ गए। और जो मल्टी कैप होता है उसमें फिक्स रहता है कि मल्टी कैप में फंड मैनेजर जब चाहे बाज़ार के भाव के अनुसार, बाज़ार जो रिएक्ट करती है उनके अनुसार वो अपना पैसा को लगाती है और अपना अच्छा एक ज़रूरत के अनुसार से उसमें निवेश के अनुसार इन्वेस्टमेंट करती है। उसमें एक और जो होता है कि आपको मल्टी कैप में कमोडिटी का भी फ़ायदा मिल जाता है। इसमें सोना चांदी और मेटल जो होते हैं, और फॉरेन फंड का भी शेयर इसमें मल्टी कैप में अधिकतर शामिल होता है, कुछ परसेंट। तो अब इतना जानने के बाद थोड़ा सा हम एक और साधन होता है जो ETF होता है। ETF जो क्या है, तो ETF भी एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड होता है। ETF और में क्या होता है और SIP में क्या है, तो ETF जो है कि आप जब भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जो मार्केट का जिस समय आप खरीद बिक्री करते हैं वो जो रेट है वो तत्काल आपको यूनिट मिल जाती है। और SIP या म्यूचुअल फंड में SIP में क्या होता है कि आपका 3 बजे के बाद, मान लिया आपने 10 बजे लगाया हो या 12 बजे, 3-3:30 बजे बाद मार्केट बंद होती है, जो लास्ट मार्केट का यूनिट का रेट होता है वो आपको मिलता है। या और ETF में है कि अभी मान ले 10 बजे मार्केट गिरा है या 10 बजे मार्केट चढ़ा है, उसमें निकाल या आप जमा करते हैं तो उसका आपका उसी समय पैसा मिलता है। एक तरह से माना जाए शेयर बाजार, शेयर टाइप का स्टॉक के माध्यम से। परंतु क्या होता है इसमें भी बंच ऑफ शेयर होता है, बहुत सारे 10, 20, 50 शेयर का ETF होता है। उसमें कम्युनिटी ETF भी होता है। तो इस तरह से आपका जो है ETF में भी पैसा लगा सकते हैं कि आप देख रहे हैं पैसा गिरा है, पैसा चढ़ा है, उसके अनुसार से आप वो पैसा निकाल सकते हैं। या डे टू डे भी ETF का उसमें भी रहता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ETF में आपको इंडेक्स की तरह कोई खास फंड मैनेजर नहीं होता है। हाँ, इसमें एक है कि आपको फंड मैनेजर का जो है फ़ायदा जो है नहीं मिलेगा। इस कारण इसको मैनेज करने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। और इस ETF में थोड़ा एक्सपेंस रेशियो कम लगता है, परंतु आप मार्केट के वैल्यू के अनुसार यूनिट प्राप्त करते हैं, ये एक इससे फ़ायदा है। अब नया टर्म आया एक्सपेंस रेशियो। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक जो रेगुलेटरी काम, उसको रख रखाव में जो पैसा थोड़ा खर्च होता है उसको मैनेज करने के लिए फंड हाउस जो एक छोटा सा कॉस्ट आपसे लेती है और रेगुलेटरी का काम करता है, वो आपको ये एक्सपेंस रेशियो होता है। अब SIP में 2 तरह के SIP फिर हो जाते हैं, एक डायरेक्ट SIP, डायरेक्ट फंड, और रेगुलर फंड। तो डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड क्या है साथी, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ कि रेगुलर फंड जो होता है यह ज़्यादातर एजेंसी एजेंट के माध्यम से लगाया जाता है, जिसमें आपको तकनीकी और जो एक्सपर्टी मिलता है, आपका जो एजेंट है उसका आपका फ़ायदा मिलेगा, एक्सपर्ट का, उसके जो नॉलेज का है। और डायरेक्ट फंड जो है इसमें आप अपना खुद नॉलेज गेन है तो आप करना पड़ेगा, किस में लगाएं। बहुत सारे आज का 4,000 के करीब SIP हैं, तो आप में किस में लगाएं। आपको यदि नॉलेज है तो आप डायरेक्ट फंड में लगाइए, उसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम लगेगा। रेगुलर फंड में एक्सपर्टी मिलता है तो कब निकालना है, क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेंस रेशियो। अंत में यही कह सकता हूँ कि SIP या म्यूचुअल फंड में यदि पैसा लगाना है तो कम से कम साथी 5 साल से 7 साल आपके पास समय होना चाहिए। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 से अधिक जितना रहेंगे तो आपको ज़्यादा होगा। और एक और आता है इसमें एक लमसम इन्वेस्टमेंट। आप SIP जहाँ कर रहे हैं उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट यदि आपके पास 10,000, 20,000 एक पैसा कहीं आ जाता है, आपका कहीं बोनस का पैसा आ जाता है, कहीं साथी संगी से दिया हुआ पैसा कभी एक आती है और उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो इन्वेस्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि यदि मार्केट गिरा हुआ में पैसा लमसम करते हैं तो कुछ समय के बाद एक अच्छा आपको ज़्यादा यूनिट मिलने के कारण आपको फ़ायदा ज़्यादा देगी। तो यही है कि आप FD और लिक्विड फंड में जाकर, जिसमें 5-7% पैसा मिलेगा, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा।
निकाल कर अपना पूरा काम कर सकते हैं। जिसको 5 साल से कम का लक्ष्य है तो उसको एफडी में ही जाना चाहिए, लिक्विड फंड में ही जाना चाहिए, क्योंकि एफडी में आपको पैसा सुरक्षित रहेगा और समय अनुसार आपको पैसा जो भी होगा मिल जाएगा, काम अपना पूरा कर सकते हैं। अब आगे की वीडियो में विस्तार से अलग अलग एसआईपी या म्यूचुअल फंड के बारे में बात साझा करेंगे। तब तक आप इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लिए होंगे। तो कहने का लास्ट बात है कि अपने बच्चे के अलावा, देखिए साथियों, आज का जो भाग दौड़ का ज़िंदगी है इसमें क्या है, हर एक बच्चे अपने लाइफ के अनुसार, अपने रोज़गार के अनुसार, हो सकता है आपके पास नहीं रहे, हो सकता है वह बिजी है। पूरे आज तो प्रदेश क्या, देश क्या, फॉरेन भी बच्चे जा रहे हैं अपने रोज़गार के खातिर। तो कहना है कि आप अपने बच्चे के अलावा एक और बच्चा पालिए। वह बच्चा जो है एसआईपी मान लीजिए, आपके पास 2 बच्चे हों, 1 बच्चे हों, वो बच्चा तो है देखभाल करेगा, लेकिन यदि आप एसआईपी रूपी एक बच्चा जो पाल लिए तो आपको बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के समय आपको सेवा शुश्रूषा में ज़्यादा फायदा देगी। जो आपके अपने बायोलॉजिकल बच्चे हैं, रोजी रोज़गार के चलते आपसे दूर हो जाते हैं, लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, तो उस समय आपका जो एसआईपी रूपी बच्चा होगा वह आपको बुढ़ापे में सारा सुविधा सक्षम रहेगा देने में। क्योंकि यदि आपके पास पैसा है तो आपको सारा सिक्योरिटी और फैसिलिटी पैसा के माध्यम से मिल सकता है। आप दाई या खाना बनाने वाली हायर कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल का सुविधा ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एसआईपी जो लंबे समय में बहुत ज़रूरी है, और यह एक ऐसा माध्यम, इसमें कुछ ज़्यादा आपको ध्यान लगाने के लिए जो कामकाजी आदमी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, रोज़गार करने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एजेंसी के माध्यम से या खुद एसआईपी कर करके आप लंबे समय में एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं, और अपना जो बुढ़ापे का समय या अपना गोल जो रखे हैं, गाड़ी लेना हो, घर लेना हो, मकान लेना हो, निर्धारित समय के अनुसार आपको पूर्ण कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ मैं आज का यह वीडियो बंद करता हूँ। आपको मैं जान रहा हूँ कि मैं यह पहली बार बना रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें बहुत सारे कमियाँ होगा, धीरे धीरे प्रयास करेंगे। आप लोगों का उसमें जो भी सुझाव रहेगा उस पर सुधारने का काम करेंगे। धन्यवाद।